एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने क्वेश्चन को कवर अप कर लिया था और आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यांग्याप दर्रा, बोमडिला दर्रा और दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है भाई ये? अरुणाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। लेह को कश्मीर घाटी से कौन जोड़ता है? तो जोजिला। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है? तो वो है बुर्जिल। जम्मू से श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है बनियाल। और शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सिपकिला। भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा समुद्र था? तो टीथिस। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है केटू गाडविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 8611 मीटर। और शिवालिक व लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी स्थित है? तो वो है काठमांडू घाटी। उसके बाद नेक्स्ट है, मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? तो वो कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़। और मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके बाद नेक्स्ट है, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी तथा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वो अमरकंटक में है। किस पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में। फिर आता है, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है धूपगढ़ी। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट को न किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कालसुबाई। और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुदेरमुख। महाबलेश्वर चोटी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो वो है विल्सन पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, दक्कन का पठार किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में। और सविनी, बेन्ना, गायत्री, कोयना तथा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वो महाबलेश्वर। थाल घाट दर्रा किन दो शहरों के बीच स्थित है? तो वो मुंबई और नासिक। बोरघाट दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो मुंबई और थाने। कोयम्बटूर तथा कोचीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पालघाट दर्रा। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो वो है तमिलनाडु। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो अन्नामलाई पहाड़ी पर। और आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग को कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो कौन सी है भाई? वो महेंद्रगिरी। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कौन सा तट कहलाता है? तो वो कहलाता है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आगे आता है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो वो ओडिशा। तूतीकोरन और एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? केरला तट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मालवा तट। और मारमागोआ बंदरगाह किस राज्य में है? तो गोवा।
न्हावा शोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य कितने डिग्री चैनल गुजरता है? तो 8 डिग्री चैनल गुजरता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री चैनल गुजरता है? तो 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल गुजरता है? 10 डिग्री चैनल। सुमात्रा तथा निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? तो ग्रैंड चैनल। और दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के बीच कौन सा पास है? तो दक्कन पास। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पवन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में। बैरन किस राज्य मतलब यूटी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो अंडमान निकोबार। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो वो है स्तोपत हिमानी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है जमुना। और गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो गंगा, गोदावरी, कावेरी, हुगली, बैगाई, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र तथा महानदी। कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो ताप्ती, नर्मदा, साबरमती, माही। और शिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बरडई पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है गंडक नदी किस शहर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है? तो पटना। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में सानोख्याब हिमनद। सतलज नदी का उद्गम स्थल है तो राकसताल। और सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम किसकी सहायक नदियां हैं भाई? तो ये है सिंधु नदी की। कुरल, बनास, बामनी, सिप्ता और पार्वती किसकी सहायक नदियां हैं? तो है चंबल नदी की। उसके बाद नेक्स्ट है लिसार, सरयू, चौकिया तथा शर्मा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो है शारदा नदी की। यारू, इंद्रावती तथा लिखू किसकी सहायक नदियां हैं? तो कोशी नदी की। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोशी को। पूर्णा प्रमुख रूप से किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की। और डिबोंग, लोहित, शेषरी, नोवा तथा दिहांग किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, कर्नाटक। राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो सालों भर बहती है? तो वो है चंबल नदी। और चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल घाटी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रायद्वीप नदियां हैं? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई नदी। सबसे लंबा प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी तटीय तथा खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। कहाँ है? ओडिशा में। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट आती है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वो है चोलामू झील, सिक्किम। फिर उसके बाद अगला है महाराष्ट्र में स्थित कौन सी झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुई है? तो है लोनार झील। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना। नागार्जुन डैम किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। निजाम साखर डैम किस नदी पर है? तो मंजीरा नदी। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील।
राम प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम तथा गांधी सागर डैम किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी। और मालाताल झील, सातलाल झील तथा राकसताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। उसके बाद नेक्स्ट है भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है पुलिकट झील। कहाँ है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। और नागिन झील, डल झील तथा बैरीनाग झील किस राज्य में स्थित हैं? तो जम्मू कश्मीर। सांभर झील, राजसमंद झील तथा पिछोला झील किस राज्य में है? राजस्थान। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो शरावती नदी पर है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी पर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी। येन जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी। भारत के जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट है उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? तो जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ। ठंडी के दिनों में कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? तो लौटती हुई मानसून। राज्य में शीत ऋतु के वर्षा को क्या कहते हैं? तो मावट। और इसका नेक्स्ट है शीत ऋतु के चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं जिसमें गरज के साथ वर्षा भी होती है पूर्व भारत में क्या कहा जाता है? उसे नॉर्वेस्टर, मतलब पश्चिम बंगाल में काली बैसाखी। नेक्स्ट है शीत ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं जिसमें गरज के साथ वर्षा भी होती है कर्नाटक में क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा। अरब सागर से आने वाली मानसून सबसे पहले किस राज्य आती है? तो वो आती है केरल में। नेक्स्ट है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। किस प्रकार की मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। नेक्स्ट है उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद नेक्स्ट है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। उसके बाद नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग लाल होता है? तो टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट तथा जीवाश्म। नेक्स्ट है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। नेक्स्ट है धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, आलू तथा मक्का की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। लाल मिट्टी में किस की बहुलता होती है? तो सिलिका तथा आयरन की। लाल मिट्टी किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है? तो लौह ऑक्साइड। नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? तो लाल मिट्टी। किसकी इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? तो चूना। लैटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो आयरन तथा सिलिका। मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग सफेद होता है? तो कैओलिन। कौन सी मिट्टी चाय तथा इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो लैटेराइट मिट्टी। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए उपयुक्त है? तो 51%।
भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन पर मौजूद है? तो 21। नेक्स्ट है विश्व में चावल तथा गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। पहला चीन का है। भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो 15% पर। भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है? तो 47% पर। भारत में कृषि योग्य भूमि पर कितने चावल? भाई 47%। देश में गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967 से 68 में। विश्व में उर्वरक उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो चीन का। भारत का तीसरा है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। और पीली क्रांति का संबंध वही तिलहन से। नेक्स्ट है लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन तथा टमाटर उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन। और बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन। नेक्स्ट है अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना। आम, केला, नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक तथा हल्दी के उत्पादन में भारत किस स्थान पे है? पहले। फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन तथा उपभोक्ता देश कौन सा है? तो चीन। फिर उसके बाद आता है तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्यूरिंग। और सबसे उच्च कोटि का कहवा कॉफी कौन सा होता है? तो अरेबिका। दलहन और तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश। चावल उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है मक्का उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश। सोयाबीन के उत्पादन में राज्य पहले स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश। कपास उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? गुजरात। गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। सूरजमुखी उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कर्नाटक। मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। प्याज के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई कौन सी फसल है? तो रबी की। रबी फसलों को किस माह में बोया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट है रबी फसल को किस माह में काटा जाता है? मार्च अप्रैल। गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा और अरहर कौन सी फसलें हैं? तो खरीफ फसलें। खरीफ फसलें किस माह में बोई जाती हैं? तो जून जुलाई। खरीफ फसलें किस माह में काट ली जाती हैं? नवंबर दिसंबर। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में विभाजित किया? तो 3। वृत्त सिंचाई परियोजना, मध्य सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। 10,000 हेक्टेयर से अधिक की कृषि योग्य भूमि वाले क्षेत्र में कौन सी परियोजना लागू की जाती है? तो वृत्त सिंचाई परियोजना। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? झारखंड। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक। दांदेली अस्सी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक। अचानक कमार टाइगर रिजर्व और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है
काकुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, सतकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा, मेलघाट टाइगर रिजर्व तथा बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। नेक्स्ट है बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है? पुणे। फलोदियानों का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ी की मलिका नेतरहाट। आगे है भारत के किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है? जयपुर। भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। खुशबुओं का शहर कन्नौज, त्योहारों का नगर मदुरई। आगे है अरब सागर की रानी कोच्चि और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। नेक्स्ट है मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला। पश्चिम बंगाल की नदी की शोक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर को। और सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाटप्रभा नदी कर्नाटक। नेक्स्ट है भीमा परियोजना किस नदी पर है? तो पवना नदी महाराष्ट्र। नोगरवाइल झेलम वन्यजीव अभयारण्य मेघालय। पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। पंचमुड़ी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। पराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य केरल। नेक्स्ट है डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम। वेदांतगल वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु। और इसके बाद है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान। नेक्स्ट है घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक। दालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क लेह में। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यूटी में है और अंडमान निकोबार 94 में। शीतकालीन काल में भारत में साइबेरिया सारस किस पक्षी विहार में प्राय दिखाई पड़ते हैं? तो केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है भाई? राजस्थान। नेक्स्ट है कुराकुम नामक रेगिस्तान किस राज्य में है? तो तुर्कमेनिस्तान में। अटाकामा नामक रेगिस्तान किस देश में है? चिली। कालाहारी नामक रेगिस्तान किस देश में है? तो बोत्सवाना। रेडियार झील किस देश में है? कनाडा। लंडोगा झील और ओनेगा झील किस देश में है? तो रूस। नेक्स्ट है बाल्सक झील किस देश में स्थित है? तो कजाकिस्तान। ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? कनाडा। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आयर झील किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी मीठे जल का झील कौन सी है? तो टांगानिका झील। नेक्स्ट है
विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। इशुक किस इशुकुल झील किस देश की है? तो वो है किर्गिस्तान। युगांडा तथा तंजानिया के बीच कौन सी झील अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है असवान तथा कायरा नगर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो नील नदी। बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? टाइग्रिस नदी। बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है? स्प्री नदी। नेक्स्ट है सेंट लुई किस नदी के किनारे बसा है? तो मिसिसिपी नदी। न्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे बसा है? तो ला प्लाटा नदी। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी। और मॉस्को किस नदी के किनारे बसा है? मोस्कवाना नदी। नेक्स्ट है पाक किस नदी के किनारे बसा है? वितावा। रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर। पर्थ किस नदी के किनारे बसा है? स्वान। जिब्राल्टर जलमरुमध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो स्पेन तथा मोरक्को। डोबर जलमरुमध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो ब्रिटेन तथा फ्रांस। नेक्स्ट है मलक्का जलमरुमध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो मलाया तथा सुमात्रा। वाव तथा मंडव जल संधि किसे आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर तथा अरब सागर। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क। चीन की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो हांगो नदी जो पीली नदी है उसको। और खुशियों का दिन किस देश को कहा जाता है? तो बहरीन। नेक्स्ट है अब पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है भाई भारतीय संविधान की, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की? तो स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो M.N. रॉय। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की? तो 1935। वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस थाइजो। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के अध्यक्ष जो स्थायी थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों में कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया? तो 10 लाख। नेक्स्ट है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर।
संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तर्क समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। नेक्स्ट है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 11। संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो 64,96,729 रुपए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950। और संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? तो मई 1949। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मन्थाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो वो थे C.H. भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचारी मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो भाई वो थे R.K. षणमुगम शेट्टी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो वो थे N.V. गॉडगिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योगपति व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395। नेक्स्ट है मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? तो प्रारूप समिति। संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है
संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? तो 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूट एज सेटल्ड बाय असेंबल्ड बाय पास्ड नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? दो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली पास नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई? तो 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? तो 73। और संविधान सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? 208। नेक्स्ट है किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहली बार किस वर्ष पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930। भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। किसने प्रारूप समिति को अपवयन समिति कहा था? तो निराजुद्दीन अहमद। नेक्स्ट है किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो लॉर्ड विस्काउंट। नेक्स्ट है अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया है? तो हाथी। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सर BN राव। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो HVR अयंगर। संविधान के प्रमुख सुलेख कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? तो इटैलिक। भारतीय संविधान के मूल संस्करणों का सौंदर्यीकरण तथा सजावट किसके द्वारा किया गया था? तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा बिहुए राम मनोहर सिंह शामिल थे। नेक्स्ट है संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखना कौन थे? तो वसंत कृष्ण वैद्य। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो नंदलाल बोस। डोमिनियन विधानसभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 17 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट है डोमिनियन विधानसभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो GV मावलंकर। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकारी तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का प्रस्तावना किससे प्रस्तुत किया गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को। नेक्स्ट है किसे संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976।
मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका। भारत में संसदीय शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य को मनोनीत किस देश के लिए के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो पहली अनुसूची। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न प्राधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख है कि किस अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 74वें संवैधानिक संशोधन 1993। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1993। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो 109 अनुसूची। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 52वें संवैधानिक संशोधन 1985। नेक्स्ट है भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 3री अनुसूची। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? 4थी अनुसूची।
केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं में। नेक्स्ट है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। और यह संविधान के लागू होने में इसमें टोटल 97 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। पहले 66 थे। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। वर्तमान में कितने हैं भाई? 52। नेक्स्ट है किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो संघ सूची। किस सूची के में दिए गए विषय पर केंद्र व राज्यों दोनों के बीच सरकार कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा? तो है समवर्ती सूची। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? तो 5वीं अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट है संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 14। अब वही कितनी है? वर्तमान में 22। नेक्स्ट है सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 21वां संशोधन 1967। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 71वां संवैधानिक संशोधन 1992। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बाडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो वो किया गया है 9वीं अनुसूची में। स्वतंत्र भारत के में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? तो वो थे SK धर। उसके बाद नेक्स्ट है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 5। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4। नेक्स्ट है
नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 क में। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 51 क में। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 5 में। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। राज्य के उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 6 में। नेक्स्ट है, राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1 में। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में। नेक्स्ट है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 से 243 क से 243 अ तक। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो अनुच्छेद 11 में। नेक्स्ट है, संघ और राज्यों के बीच संसद के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 245 से 263 तक। भारत के में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 15। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से 329। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग 20 में। नेक्स्ट है, संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 368 में। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के संबंध में व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? तो 343 का आगे है, बाहरी आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो 352। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 356। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 25 अप्रैल 1993 को। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो नागौर में, राजस्थान 1969 में। फिर उसके बाद आता है, किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? तो बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति।
पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम प्रधान। पंचायती राज विषय किसकी सूची में है? तो राज्य सूची में। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो चेन्नई। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो 6 माह। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है तो राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल भारतीयों को नियुक्ति कर सकता है? तो 1। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा? तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? तो राज्यपाल। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय संसद को। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 62 वर्ष। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन व भत्ते का संबंध किससे होता है? तो संबंधित राज्य की लोकसभा निधि से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 5। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 124। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? तो 8। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो वो है संसद को। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? वही 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो
हरिलाल जे कानिया। और जनहित याचिका किसके कहाँ दायर की जा सकती है? तो वो की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? जिसमें कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय और में वकालत की हो और वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद अगला है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार का प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 में। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। तो भैया आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।